गुड मॉर्निंग गाइस। आरजीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आपका। जो प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाएंगे अपन। कल 15 तक ले लिया था, 15 से आगे 16 17 आगे बढ़ाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में उतरे हैं। आज फर्टिलाइजर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की और, ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे अपन। पहले 16 नंबर का क्वेश्चन है अपने पास कि निम्न में से किस उर्वरक को किसान खाद, कौन सा खाद क्यों दे रहा था, किसान खाद, निम्न में से किस उर्वरक को किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। अब ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसे किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपके सामने सोडियम नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है और फोर्थ ऑप्शन है यूरिया। अब ऐसा कौन सा उर्वरक है, आपने पढ़ा भी होगा, देखा होगा कि उसके अंदर, तो ऐसा कौन सा उर्वरक है जिसको किसान खाद के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कैन बोलते हैं, है ना, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अब देखना यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट, देखना बेटा सोडियम नाइट्रेट ना, इसको बोलते हैं चिल्ली साल्ट पिटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं चिल्ली सॉल्ट पिटर। सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? चिल्ली साल्ट पिटर। और एक चीज ध्यान रखना, जो चिल्ली साल्ट पिटर है ये एक ब्लास्ट प्रकृति का होता है, ठीक है ना। कौन सी प्रकृति का होता है? ब्लास्ट प्रकृति का होता है। पोटेशियम नाइट्रेट है, थर्ड ऑप्शन है किसान खाद के नाम से बेटा, यही थर्ड ऑप्शन राइट। कैन उर्वरक बोलते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं CAN। क्या बोलते हैं बेटा? CAN, जिसे बोलते हैं कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसी उर्वरक को किस नाम से जानता है? किसान खाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, डीएपी में फोस्फोरस व नाइट्रोजन। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है? फोस्फोरस, और दूसरे ऑप्शन में क्या है? नाइट्रोजन। कि क्रम से, मतलब क्रम के अनुसार पहले फोस्फोरस आना चाहिए फिर नाइट्रोजन आना चाहिए, दोनों की मात्रा पूछिए किसके अंदर। सबसे पहले ये चीज करना, डीएपी उर्वरक में। यहाँ पे यूरिया की बात नहीं हो रही, किसकी हो रही है? डीएपी में 16%। डीएपी में फॉस्फोरस 16% होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता, काट दो। क्यों? क्रमशः का मतलब होता है बेटा क्रम से, मतलब पहले क्या आना चाहिए? फॉस्फोरस, उसके बाद क्या आना चाहिए? नाइट्रोजन आना चाहिए, ठीक है ना। अब इसी ऑप्शन के अंदर अगर मान लो ये उल्टा सीधा भी दे देता ना, तब भी गलत हो वो हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि क्रमशः का मतलब भी होता है क्रम से, सीक्वेंस के अनुसार आपको जमाना है। दूसरा ऑप्शन है 18%। क्या डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा 18%, फॉस्फोरस की मात्रा 18% होती है क्या? नहीं होती भाई सब, तो इसको बैठो दो फिर। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो नहीं हो रहा उसको हटाई दो। तीसरा ऑप्शन है कि डीएपी में फॉस्फोरस की मात्रा कितने परसेंट? 46% होती है क्या? बिल्कुल होती है, तो इसको राइट कर लो। नाइट्रोजन की मात्रा 18% होती है क्या? बिल्कुल 18% होती है, तो यही आंसर क्या हो जाएगा? राइट। एक चीज ध्यान रखना, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर अगर चौथा ऑप्शन अगर मान लो ये भी दे देता 18 और 46, तो बेटा ध्यान रखना क्रम से का मतलब होता है क्रम से, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, ठीक है ना। इसी वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि बेसिक स्लैग में फोस्फोरस होता है। ध्यान रखना, बेसिक स्लैग एक क्या होता है कि उर्वरक है, फर्टिलाइजर होता है, ठीक है ना। फोस्फोरस से संबंधित उर्वरक है, ना कि पोटासिक उर्वरक है, ये फोस्फोरस से रिलेटेड है। तो उसके अंदर जो बेसिक स्लैग होता है उसमें फोस्फोरस की मात्रा कितनी होती है वो ध्यान रखना, 10 से 14% है। सेकेंड ऑप्शन 14 से 18% है, थर्ड ऑप्शन 18 से 26% है, और चौथा है 30 से 32% है। एक बार पूछ भी लिया गया है, ये डब्ल्यू के अंदर भी पूछा गया है और जेट के अंदर भी पूछा गया है, दोनों के अंदर ही पूछा गया है। लेकिन जेट के अंदर जो एक बार पूछा गया तो उसके अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर जो वो मात्रा दी थी उन्होंने एक बार 18 ही दी थी, ऐसे ऑप्शन वाइज दिया था। एक बार उन्होंने 8 दिया, 18 दिया, 36 दिया और 52 दिया, ये चार ऑप्शन दिए थे। अब चार ऑप्शन के अंदर अपन को पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन बेसिक सिलेक्ट के अनुसार सही है। तो ध्यान रखना,
बी ऑप्शन है आपका 14 से 18% बेसिक स्लैग के अंदर फास्फोरस की मात्रा होती है, ये ध्यान रखना। अब इसके अकॉर्डिंग अपन को क्या आंसर मानते हैं, उसको 18 इसका आंसर माना गया था। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट 1985 के अनुसार यूरिया में बाईयूरेट की सांद्रता कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एक क्या होता है कि कंट्रोल एक्ट होता है, इनको क्या करते हैं कि जैसे कोई भी फर्टिलाइजर है तो उसकी मात्रा निर्धारित कर दी जाती है कि फसलों के ऊपर इसका इतना ही प्रभाव रखेंगे कि ताकि जैसे कि मान लो गेहूं की फसल है तो उसके ऊपर नुकसान ना हो, और जैसे उसका उत्पादन होगा तो उत्पादन में भी कोई नुकसान ना हो, इस वजह से इन्होंने एक्ट बनाया था। तो पहला ही क्वेश्चन तो ये हो गया कि फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट कब बना था, 1985 के अंदर। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन इसकी मात्रा दी है तो ये भी आपको आनी चाहिए कि फर्टिलाइजर कंट्रोल एक्ट के अनुसार कितने परसेंट मात्रा बायूरेट की सांद्रता होनी चाहिए, जिससे क्या अधिक नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन है 0.5% से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 3% से अधिक, थर्ड ऑप्शन 1.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और चौथा है 4% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, तो बेटा इसका करेक्ट जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है कि 1.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 1.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता कि पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया में बायूरेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाता बेटा 0.5 से भी कम हो जाता है। ठीक है ना, 0.5 से भी कम हो जाता, वो राइट आंसर हो जाता। लेकिन अभी इसने क्या पूछा था, 1985 के अनुसार यूरिया में बायूरेट की सांद्रता कितने परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए, 1.5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि हर किसी को आना चाहिए। सिंगल सुपर फास्फेट बोलते हैं बेटा एसएसपी, किसको बोलते हैं, एसएसपी, एसएसपी, इसको बोलते हैं बेटा सिंगल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट ये आपने सुना होगा, एक होता है सिंगल सुपर फास्फेट, एक होता है डबल सुपर फास्फेट, एक होता है ट्रिपल सुपर फास्फेट। ठीक है ना, इन तीनों में इन्होंने किसकी मात्रा पूछी है, फॉस्फोरस की मात्रा पूछी है। कंफ्यूज होते तो आप किसकी मात्रा में होते, सल्फर की मात्रा में जरूर कंफ्यूज होते। यहाँ पे तो आपको 16 का पारा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 16 का पारा आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि सिंगल सुपर फास्फेट में जो फास्फोरस की मात्रा होती है, किसकी, फास्फोरस की, वो होती है 16%। फिर मैं बात करूंगा डीएसपी, डबल सुपर फॉस्फेट, इसके अंदर बेटा फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है, 32। मैंने क्या कहा था, 16 का पारा आना चाहिए। फिर आता है बेटा ट्रिपल सुपर फास्फेट, टीएसपी, इसको बोलते हैं ट्रिपल सुपर फास्फेट, 16 दूना 32, 16 48 जी। अब आपने क्वेश्चन क्या पूछा है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में फास्फोरस की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है एसएसपी में कितनी होती है बेटा, 16%। राइट आंसर हो जाएगा 16% अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक नहीं है, पूछा है बेटा, है ना, नहीं है पूछा है। अब फास्फोरस जल में घुलनशील, और कौन सा उर्वरक है, फास्फोरस युक्त उर्वरक है, ये जल में घुलनशील नहीं है, वो पूछा है ना। तो सबसे पहला है डाई अमोनियम फॉस्फेट, बिल्कुल फॉस्फोरिक उर्वरक है, इसको अपन डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा है सिंगल सुपर फॉस्फेट है, तीसरा है अमोनियम फॉस्फेट है, और चौथा है बेसिक स्लैग। अब देखो है तो चारों ही फॉस्फेटिक उर्वरक, चारों ही क्या है, फॉस्फेटिक, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से अक्सर पूछा भी जाता है कि कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा साइट्रिक अम्ल में घुलनशील है, आपने देखा भी होगा ना। तो ये क्वेश्चन है जो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो आपको आना चाहिए कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसको बेटा क्या बोलते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, क्या है ये, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट तो एसएसपी हो गया, एक अमोनियम फॉस्फेट एपी है ना, अमोनियम फॉस्फेट क्या बोलते हैं, एपी, अमोनियम फॉस्फेट। एक बेसिक स्लैग। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, जो बेसिक स्लैग है ना वो साइट्रिक अम्ल में घुलनशील है, क्या है, साइट्रिक अम्ल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये क्या है बेटा, साइट्रिक अम्ल में।
साइट्रिक अम्ल में घुलनशील है। ठीक है ना, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील है कौन सा, बेसिक सेलेक्ट। इसी वजह से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सिंगल सुपर फास्फेट में, मैंने अभी पूछा था सल्फर की मात्रा होती है, सिंगल सुपर फास्फेट में किसकी मात्रा पूछी है, सल्फर की। बेटा पहले इन्होंने मात्रा पूछी थी फास्फोरस की, तो अपन ने फास्फोरस की मात्रा कितनी बताई थी बेटा सिंगल सुपर फास्फेट में। सर सिंगल सुपर फास्फेट में जो मात्रा पूछी है फास्फोरस की तो वो तो 16 होती है, ठीक है ना। डबल सुपर की बात करेंगे तो 32 हो जाएगी, ट्रिपल की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है सल्फर। क्या पूछा है, सल्फर। देख बेटा सल्फर पूछा है ना, तो ध्यान रखना सिंगल सुपर फास्फेट, ये क्वेश्चन बहुत 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 अच्छा है। अधिकतर बच्चा जैसे ये क्वेश्चन आता है 100% किस पे टिक करेंगे, 16.5 पे, क्योंकि 16% उनको ध्यान रहता है। लेकिन ये चेक नहीं करते वो मात्रा किसकी पूछी है, फास्फोरस की पूछी है सल्फर की। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये मात्रा पूछी है बेटा किसकी, सल्फर की। तो सल्फर कितना होता है बेटा 12.5, कितना होता है 12.5, सल्फर की मात्रा कितनी होती है 12.5। आपको ये याद करना है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर कि सल्फर की मात्रा कितनी हो सिंगल सुपर फास्फेट में, या फिर फास्फोरस की मात्रा कितनी होती है। आजकल ये डीएपी यूरिया पुराना हो चुका है, क्यों, काफी बार उनका पूछ लिया गया है, नया कौन सा है, सल्फर की मात्रा वाला, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप, कितनी मात्रा होती है 12.5% होती है। राइट आंसर बी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि निम्न में से कौन सा स्लो रिलीज, आपने ये चीज बहुत ध्यान रखना, इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है कि निम्न में से कौन सा स्लो रिलीज फर्टिलाइजर नहीं है। आपने ध्यान होगा कि सर ने पढ़ाया होगा तब बताया होगा कि ऐसे फर्टिलाइजर भी होते हैं जो पोषक जो फसल को धीरे धीरे रूप में क्या होते हैं उनका प्राप्त होते रहते हैं। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उनके ऊपर किसी न किसी पदार्थ के क्या जमा देते हैं, परत जमा देते हैं। जैसे आपने सुना होगा नीम लेपित, सुना होगा, ठीक है ना। क्रोटोलेटेड फर्टिलाइजर होता है वो सुना होगा, जिसे सीडीयू बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर हैं जो स्लो रिलीज्ड फर्टिलाइजर है। ये क्वेश्चन भी बहुत लेवल से है। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने क्या है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड स्लो रिलीज्ड फर्टिलाइजर के अंदर अंतर्गत आता है कि नहीं आता है। दूसरा है क्रोटोनिलिडीन डाइयूरिया, जिसे मैंने अभी बताया था आपको, जिसे सीडीयू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सीडीयू, ठीक है ना। तीसरा आइसोब्यूटाइलिन डाइयूरिया बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे अपन क्या बोलते थे बेटा, कैन, जिसे किसान खाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे किसान खाद भी बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ना है हमेशा, कौन सा नहीं है पूछा है। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, हाँ एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में है ना, आपको एक चीज बहुत ज्यादा, इसके अंदर जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो बेटा होती है वो 35% होती है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में कितने परसेंट होती है, 35 होती है ना, 35 कोई होती है। और एक होता है थायोयूरिया, क्या होता है बेटा, थायोयूरिया। थायोयूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो होती है 36%, ठीक है ना। कितनी होती है, 36% होती है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 35% होती है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड तो बिल्कुल स्लो रिलीज्ड फर्टिलाइजर है। क्रोटोनिलिडीन डाइयूरिया, ये भी स्लो रिलीज्ड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। थर्ड ऑप्शन है आइसोब्यूटाइलिन डाइयूरिया, बेटा ये भी है ना स्लो रिलीज्ड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है। अपना बचा क्या, कैनुरक, जैसा किसान खाद बोलते हैं। और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए डीएपी की आवश्यकता होगी। आज ही मैंने क्लास के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। अगर अभी भी किसी बच्चे के अगर गलत हो जाता है तो कोई सूखा सा कुआं देखना, क्या देखोगे, सूखा सा कुआं, और उसके अंदर चले जाना। अगर इतने पढ़ाने के बाद और इतने अच्छे तरीके से समझाने के बाद भी अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओ तो बेटा फिर तो पढ़ना बेकार है ना। क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आ सकता। यहाँ पे पूछा है
कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए डीएपी की आवश्यकता होगी। कितनी आवश्यकता होगी, कितनी केजी अपन क्या दे, नाइट्रोजन देना है अपन को, कौन सा दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है बेटा, डीएपी में सर नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18%। कितनी होती है बेटा, 18% डीएपी में। फॉस्फोरस की मात्रा होती है सर 46%। ठीक है ना। अब इन्होंने दिया है कि 40, पहले आप ये करके जरूर देखना, ठीक है ना। पहले इसको पुश करना है और पुश करने के बाद इसको आप पहले सोल्व करोगे और सोल्व करने के बाद आपको आंसर निकालना है इसका, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। नहीं आए तो आप दोबारा से आना मेरे साथ, बैठना, बैठा के अच्छे से समझाऊंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। आप पुराने पेपर में दिखाऊंगा आपको, कम से कम 4 बार पूछा गया है जेट के अंदर यही क्वेश्चन, ऐसे बार बार पूछा गया है, गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अब कितना केजी देना है अपन को, सर 40 केजी देना है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई अपन किससे करते हैं बेटा, 100 से। अब बेटा एक चीज बताई थी मैंने कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, क्या दे रहा है नाइट्रोजन, किसमें, डीएपी में कितनी परसेंट होती है, 18%। तो मैं 18 को नीचे टेक देता हूँ, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको जमाना है, ठीक है ना। देख लो 40 किलोग्राम क्या दे रहा है, ये नाइट्रोजन दे रहा है, तो मैंने ऊपर लिख दिया कितना दे रहा है। डीएपी कौन सा उर्वरक दे रहा है, डीएपी, तो डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 18%। जो भी उर्वरक देता है ना भाई, कोई भी चीज दे रहा है ना, डीएपी दे रहा हो चाहे यूरिया दे रहा हो, तो यूरिया के अंदर मान लो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 46, तो नीचे डालो, कहाँ पे डालोगे, नीचे, ठीक है ना। और 100 को ऊपर ले लो, मल्टीप्लाई में होता है 100 तो वैसे भी, तो इसको ऊपर ले लो। अब इसको काट भी सकते हैं अपन, तो 2 से काट देते हैं, तो ये कितना है 9, और इसको 50 से उड़ा दो, 50 बार हो गया, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू बेटा 5 करो तो कितना हो गया, 4 5 20, एक जीरो ये रे, एक जीरो ये, तो ये लो, ये दो जीरो हो गई, ठीक है ना। अब बेटा 2000 के अंदर अपन को 9 का भाग देना है, तो 9 दूनी 18, बचे कितने 2, फिर ये जीरो उतार लेंगे, 9 दूनी 18, बचा कितना 2, फिर ये जीरो उतार लेंगे और 9 दूनी 18। अपना काम हो चुका है, यहाँ पे 222 आ रहा है क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है 222 आंसर, ठीक है ना। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन करना है और इसकी आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन निखार लाएगा और तुरंत देखते ही उड़ा दोगे, ठीक है ना। क्या कर दोगे, तुरंत देखते ही उड़ा दोगे, 222 केजी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन कहाँ होती है, अब जैसे यहाँ पे आए ना, ये देखो इस तरफ देखो, ये 220 है, ये 222 है, मतलब डिफरेंस मात्र 2 का, ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी वजह से आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आप ये नहीं ले सकते कि सर मैं ऐसे कर लेता हूं कि 100 बराबर कितने नाइट्रोजन 18, तो ये हो गया, फिर मैं 100 करूंगा, फिर 18 कर दूंगा इसका, सर 36 तो हो गया, 200 तो ऐसे आ गए। अब 36 हो गए कि 4 के लिए क्या करोगे, अब 4 के लिए आप गुणा भाग जोड़ काटा पीटी ये करोगे, उससे बढ़िया इधर जमाओ, सिंपल सा सीधा डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा, ठीक है ना। बस यही करना है और सही आंसर अपना क्या हो जाएगा 222। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि कहलाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट के अंदर भी पूछा गया है, जाके चेक कर लेना पेपर में, ठीक है ना। ये भी पूछा गया कि सिंचाई के जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है, प्राकृतिक सिंचाई। बेटा प्राकृतिक सिंचाई क्या होती है, अब आप समझ लेना कि प्राकृतिक मतलब प्रकृति के द्वारा, जैसे बरसात होगी, बरसात के द्वारा कोई खेत में पानी लग गया तो वो प्राकृतिक सिंचाई में आ गया, है ना। तो ये तो, और ये क्या कर रहे हैं, सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना, तो ये तो वैसे ही। हर्बिगेशन क्या होता है कि शाकनाशियों को सिंचाई जल के साथ शाकनाशियों का उपयोग करना। मैं लिख ही देता हूँ इसको, है ना, आप कम से कम लिखोगे तो आपको जरूर याद हो गया। इसको बोलते हैं बेटा सिंचाई जल के साथ, सिंचाई जल के साथ शाकनाशियों का प्रयोग करना,
शाकनाशियों का प्रयोग करना। क्या कहलाता है बेटा? हर्बिगेशन होता है। केमिकेशन होता है कि कोई भी फसल होती है जिसमें रासायनिक पदार्थों का जो उपयोग करते हैं ना, उनमें करता है, ठीक है ना। फसलों को रासायनिक उपयोग करके कीटों से बचाने की विधि होती है केमिकेशन। रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके कीटों से फसल की सुरक्षा करना। फसल की सुरक्षा करना, ये क्या होता है बेटा? केमिकेशन बोलते हैं इसको, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है फर्टिगेशन। यही होता है बेटा कि सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना, क्या कहलाता है? फर्टिगेशन। सिंचाई जल के साथ उर्वरक देना क्या कहलाता है? फर्टिगेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व को 17वें, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, 17वें आवश्यक पोषक तत्व के रूप में, मैंने कल बताया था आपको कि निकोलस के अनुसार कितने थे, आर्नोन के अनुसार कितने थे, ठीक है ना। नया पोषक तत्व कौन सा जोड़ा गया था, 17वें नंबर का कौन सा जोड़ा गया था। निम्न में से किस तत्व को 17वें, मतलब 17वें मतलब बेटा 17वां नंबर का, ठीक है ना, 17वां आवश्यक पोषक तत्व के रूप में जोड़ा गया था। सिलिकॉन जोड़ा गया था क्या, क्रोमियम जोड़ा गया था, निकल जोड़ा गया था, सोडियम जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, जो 17वें नंबर का जो आवश्यक पोषक तत्व जोड़ा गया था वो था बेटा निकल। क्या था? Na को जोड़ा गया था। मैंने कल बताया बेटा आपको Na। अब इसकी खोज पूछ ले तो ध्यान रखना, मैंने कल ये बताया था निकिल किससे बना है? नी से। तो निकोलस भी किससे बना है? नी से, ठीक है ना। तो यही तो समझाया था कोई मैंने, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकिल। 17वें नंबर का आवश्यक पोषक तत्व कौन सा था? निकिल था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक उर्वरक है, ठीक है ना। कार्बनिक उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है, दूसरा पोटेशियम नाइट्रेट है, तीसरा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, चौथा यूरिया है। तो बेटा कौन सा कार्बनिक उर्वरक की श्रेणी के अंदर आता है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। अगर आपको पता होगा तो कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन, क्योंकि ये डायरेक्टली मेंशन होता है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जो यूरिया है ये कार्बनिक पदार्थ है ना, कार्बनिक उर्वरक की श्रेणी के अंदर माना जाता है इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोर्थ आंसर राइट आंसर हो जाएगा। यूरिया किस में आता है? कार्बनिक पदार्थ के रूप में आता है। नेक्स्ट है पर्णीय अनुप्रयोग। ये देखो वहां पे मैंने क्या बताया था कि पर्णीय अनुप्रयोग के लिए यूरिया में बायूरेट का अंश पहले बताया था, है ना। पहले ये क्वेश्चन अभी दूसरा वाला टाइप का था, वो क्वेश्चन आ चुका। ये पर्णीय अनुप्रयोग पत्तियों में छिड़काव के लिए पूछा। पर्णीय अनुप्रयोग क्या बोलते हैं? पत्तियों पर छिड़काव के लिए यूरिया में बायूरेट का कितना % अंश होना चाहिए। तो बेटा ध्यान रखना, जब भी यूरिया का पत्तियों के ऊपर छिड़काव करने के लिए यूज किया जाता है तो उसमें जो बायूरेट का जो अंश होता है वो बेटा 0.5% से भी कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0.5% से भी कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एज इट इज उठ के आते हैं जेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व पौधों को वानस्पतिक वृद्धि, मतलब वानस्पतिक वृद्धि होता है कि जो छोटी अवस्था होता है, छोटी अवस्था में जल्दी से बढ़वार को बढ़ाने के लिए, वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? पहला ऑप्शन आपके पास फॉस्फोरस है, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम है, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन है और चौथा ऑप्शन क्या है बेटा? कैल्शियम है। तो कौन सा पोषक तत्व है जो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि के लिए आवश्यक होता है? तो ध्यान रखना बेटा, मैंने कल बताया था पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम ट्रांसलोकेशन, शुगर ट्रांसलोकेशन के लिए आता है, स्टोमेटा के लिए आता है, रंध्रों को बंद करने के लिए आता है। एक चीज ध्यान रखना, जो कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम कोशिका भित्ति के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है, ठीक है ना। फॉस्फोरस क्या कहता है? फॉस्फोरस को पौधों के जीवन की क्या कहा जाता है? चाबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाबी कहा जाता है। नाइट्रोजन ही होता है जो शुरुआत के अंदर आपने देखा होगा जब पौधा छोटी अवस्था में होता है
तो घर वाले भर उसके अंदर बाल्टी के अंदर यूरिया और उनको छिड़काव करते हैं, है ना, देखा होगा आपने। तो वही क्या होता है, यूरिया उसको क्यों देते हैं, ताकि ये जल्दी से बढ़ जाए, ग्रोथ नहीं रुके फसल की, है ना। इस वजह से किसको यूज करते हैं, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का यूज करते हैं किसके लिए, वानस्पतिक वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है खड़ी फसल में उर्वरक देना। कौन सी फसल है, खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग, बेसल एप्लीकेशन, बेसल ड्रेसिंग, टॉप ड्रेसिंग। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर खड़ी फसल में उर्वरक देना तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, खड़ी फसल में उर्वरक देना कहलाता है टॉप ड्रेसिंग। क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग होता है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि फसल में छिड़क करके उर्वरक देना, क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग। छिड़क करके उर्वरक देना क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है। बेसल एप्लीकेशन होता है बेटा बुआई के समय कूड़ में उर्वरक देना, क्या कहलाता है, बेसल एप्लीकेशन। क्या होता है, बुआई के समय कूड़ के अंदर उर्वरक देना क्या होता है, बेसल एप्लीकेशन होता है। और एक होता है बेसल ड्रेसिंग, ठीक है ना। बेसल ड्रेसिंग होता है खड़ी फसल में उर्वरक, खड़ी फसल है, खड़ी फसल के अंदर उर्वरक को भी छिड़क करके देना, वो क्या होता है, बेसल ड्रेसिंग होता है, ठीक है ना। ये चीज क्या होती है, यही इसका टॉप ड्रेसिंग। खड़ी फसल में उर्वरक देंगे तो क्या होता है, समझ गए ना। खड़ी फसल में उर्वरक देना क्या कहलाता है, टॉप ड्रेसिंग। लेकिन बेसल ड्रेसिंग क्या होता है कि खड़ी फसल में उर्वरक को छिड़क करके देना क्या होता है, बेसल ड्रेसिंग होता है। ये टर्म आपको चारों याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, है ना। छोटी छोटी चीजें ही क्या आप लिख लेना, जैसे बोला उसको उसी के आगे आप कॉपी में लेके बैठा करो, क्योंकि मेरी आदत है कि एक क्वेश्चन के साथ में 4 क्वेश्चन नहीं बताता हूं मैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या जाएगा, खड़ी फसल में उर्वरक देंगे तो टॉप ड्रेसिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है शायद आज का। इस क्वेश्चन को, ये फसल से संबंधित है और ये क्वेश्चन मैं क्यों लाया हूँ बेटा, कल आरपीएससी ने एक एग्जाम करवाया था 2nd ग्रेड का, ठीक है ना। संस्कृत डिपार्टमेंट का पेपर था और 2nd ग्रेड का पेपर था। कल उसी पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गिरनार, क्या बेटा, गिरनार और वारालक्ष्मी या वरालक्ष्मी और शंकर फूल किस फसल की विकसित किस्में है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कल आरपीएससी ने पूछा गया था, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आया हूँ। देखता हूँ अगर आपको आता है कि नहीं आता, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, मैं ये भी चेक करूंगा, कल आते ही आपको ये बताना है, इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, आपको ये बताना है कि गिरनार, वारालक्ष्मी, शंकर फूल किस फसल की किस्में है। फर्स्ट ऑप्शन चना दे रखा है, सेकंड ऑप्शन सरसों दे रखा है, थर्ड कपास दे रखी है, फोर्थ मूंगफली दे रखी है। आपको बताना है ये आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है कि सर इसका आंसर वो होगा। मैं मान लूंगा कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी है और रोज पढ़ाई में दम लगा दो। अब समय नहीं बचा है, दम कम दिखाना स्टार्ट कर दो, नहीं तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। और जो भी बच्चा पढ़ाई में अभी भी नहीं लगा, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने माँ बाप के पैसे मत लगाओ। पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं और जितनी बेरोजगारी अभी बढ़ रही है बेटा, उससे कई गुना लोग भूखे भी मर रहे हैं। कहीं उन भूखे मरने की संगत में आपका नाम भी नहीं जुड़ जाए, तो ये चीज ध्यान रखना। मेहनत करो, जी जान लगाओ। जहां भी कोई आपको कमी दिखती है इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं मेरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ, चाहे पैसा डबल लग जाए, मैं उस चीज को पूरा करने के अंदर विश्वास रखता हूँ, ठीक है ना। और जहां तक है, मैंने कहीं भी कमी नहीं छोड़ रखी है। मैंने हमेशा ही, मैं कोचिंग के प्रति नहीं सोचता, मैं स्टूडेंट के प्रति ज्यादा सोचता हूँ, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोचिंग के अंदर 20,000 का खर्चा बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोशिश करो कि मेरे को इस चीज के अंदर दिक्कत आ रही है, बैठ के समझो। और आपको भी पता है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं, पूरे टीचर बिल्कुल फ्रेंडली है, आपके बड़े भाई के जैसे आपके साथ व्यवहार करते हैं। मैं अलग हूँ, मैं तो आपके साथ में कुटाई भी करता हूँ, तो मैं तो वैसे ही वो हूँ। तो मैं आपके भविष्य के लिए करता हूँ, मेरे को कोई मजा ही नहीं आता आपको कूटने के अंदर, ठीक है ना। और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि कोई बच्चा दूर से आता है, पढ़ाई के लिए आता है, तो आप पढ़ाई नहीं करते तो मेरे को बुरा लगता है, ठीक है ना। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।